मेरा सवाल यहाँ पर आम लोगों से जुड़ा हुआ है, उनकी जेब से। मैं ये पूछना चाहूँगी कि पिछली पॉलिसी से लेकर इस पॉलिसी तक 2-3 खबरों ने बहुत तूल पकड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये कि क्या बैंकिंग सेक्टर का ये कहना है कि जिस तरह से यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा एक तरह से बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कॉस्ट उतनी हमारी रिकवर नहीं हो रही। तो क्या आने वाले दिनों में यूपीआई ज़्यादा बड़ी ट्रांज़ैक्शंस पर किस तरह की कोई फ़ीस लग सकती है? और दूसरा एक खबर ये कि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का ये कहना है कि हम होम लोन में हमारे पास घर गिरवी है या गोल्ड लोन में सोना गिरवी है, लेकिन जब हम स्मार्ट अप्लायंसेस की बात करते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, तो यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बैंक्स उसको रिकवर करने के लिए पुराने वाले तरीके पर जा सकता है कि जहाँ पर फ़ोन लॉक हो गया अगर आपने किश्त नहीं भरी? और जिस तरह आज सेबी का एक एक्ट वैलिड हैंडल जो लॉन्च हो रहा है कि अगर मैं पैसे भर रही हूँ किसी को तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है, ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसा ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि अगर मैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र करूँ तो मुझे ये समझ में आ जाए कि ये एक फ्रॉड अकाउंट हो सकता है या मैं इसमें फंस रही हूँ। 3 प्रश्न। पहला, यूपीआई पे क्या कोई चार्ज लग रहा है? तो ऐसा कोई अभी हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या मोबाइल फ़ोन को जो लोन दिया गया है मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए, क्या उसे लॉक करने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, जिस प्रकार से अन्य गृह लोन के लिए या ऑटो लोन के लिए इजाज़त दी हुई है। ये मामला अभी परीक्षणाधीन है। हम इसको क्योंकि इसमें दोनों तरह से हमारे पास में तर्क और वितर्क आ रहे हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, उनका जो अधिकार हैं, जो डेटा प्रिवेसी है, वो सुरक्षित रहे। कंज्यूमर इंटरेस्ट, ग्राहकों का इंटरेस्ट, हित, वो सर्वोपरि है। साथ ही साथ जो लेंडर्स हैं, उनका इंटरेस्ट भी किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, ये मैटर अभी अध्ययनाधीन है। तीसरा आपका प्रश्न था फ्रॉड के बारे में शायद, राइट? उसके लिए कुछ कार्य हम लोग, ये एक गंभीर विषय है, इसके ऊपर में हमने कई कदम पहले भी उठाए हैं और निरंतर हमारा ये प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से हम जो फ्रॉडुलेंट तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा निकाल लिया जाता है, उसको हम किस प्रकार से रोकें। उसी क्रम में पहले हमने आपको म्यूल हंटर के बारे में बताया था। उसी प्रकार से एक अन्य जो एक एक्सपेरिमेंट, ये अभी एक्सपेरिमेंट की स्टेज पे है, अभी इसको पूरी तरह से हमने लागू नहीं किया है। उसको हम अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हुए पहले से ही यदि हम ग्राहक को ये सचेत कर दें कि ये एक रिस्की ट्रांजैक्शन है, आप इसको न करें, तो उसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में यही बात कहने के लिए मैं हमारे डीजी को निवेदन करूंगा, वो आपको अन्य सबके लिए ये तीसरा वाला जो प्रश्न है अंग्रेज़ी में सबके लिए, और दूसरा वाला जो प्रश्न है जो मोबाइल फ़ोन के बारे में है, मैं डीजी MRR को बोलूँगा कि वो अंग्रेज़ी में इसी चीज़ को वो रूपांतरित करें। Yes. Yeah. No, I will not try to translate what the governor said, but yeah, it's basically this: the digital payments intelligence platform. You would recall that RBI had set up a group; it had announced. We are now implementing it, as the governor said. The actual prototype is getting developed by our innovation hub. An entity is being set up to run this. The basic idea behind this platform is that you collect information from whatever sources are available: mule accounts, telecoms, geography, where the call is coming from, and whatever else, whatever information is available. And you have an AI system which is being trained on this information. And the idea is that this system will alert
before a transaction by saying that this transaction is risky. Based on the alert, the customer will have to take a call or the bank will have to take a call. So we expect that this will have a significant impact in terms of reducing, the number of frauds that we see in the system. By no means, I'm saying that the number of frauds are high. The number of frauds are well under control. If you look at number of frauds per transactions in UPI and others, they're quite low. But these systems will further lower those transactions. Thank you. The issue of digital locking, which I think it had referred to, I think the issue is under examination, as Governor has pointed out. And there are pros and cons on both sides in terms of balancing the customer rights and requirements, data privacy, and also the creditor's requirements. So we are examining the issue. We will evaluate the pros and cons and then take a view at a later point in time.